अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को। ठीक है, आपकी बुक के अंदर वैसे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर बेसिकली 13 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। तो पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ये लॉज ऑफ मोशन होते क्या हैं? देखिए, जितनी भी दुनिया में आप कार्स देखते हैं, मोटरसाइकिल्स देखते हैं, ट्रक्स देखते हैं, या जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं या एरोप्लेन्स हैं, ये सब की सब चीज़ें जो है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, इनको बनाने से पहले ये इंसानों ने बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च की है कि चीज़ों को कैसे हरकत दी जाए, चीज़ें कैसे मूव करती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ों की मोशन को बढ़ा सकती हैं, उनकी स्पीड को, उनकी रफ्तार को बढ़ा सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों की, जो चीज़ें मूव कर रही हैं, उनकी रफ्तार को कम कर सकती हैं। ठीक है, और जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो कौन से लॉज को फॉलो करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। इसके साथ साथ ग्रेविटी का बॉडीज के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कितनी रफ्तार से नीचे वापस आएगी। ठीक है, किसी चीज को अगर ऊपर हम मूव कर रहे हैं, जमीन से दूर मूव कर रहे हैं, तो उसके वजन का उस पर क्या असर होगा? क्या ज्यादा वजन को उठाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी होगी? ठीक है, उसके बाद जमीन जो है चीजों को कितनी पावर से अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर हमें इसके अगेंस्ट मूव करना है, हमें स्पेस में जाना है, तो हमें कितनी पावर चाहिए होगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम किसी चीज को जमीन के ऊपर चीजों को अगर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो वापस कितनी देर में आएगी। ठीक है, कितने ऊपर तक जा सकती है, कितनी फोर्स के साथ। और अगर चांद पे जाकर हम किसी चीज को फेंकें ऊपर की तरफ, तो वो कितनी रफ्तार से ऊपर जाएगी, और उसे ऊपर फेंकने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायर्ड होगी। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। तो लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच में। सेकंड ब्रांच डिस्कस की गई है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर फिजिक्स की हम लोग डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं कि हीट क्या है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हीट के जरिए हम लोग किस तरह से मोशन, इनका एनर्जी से क्या ताल्लुक है, और इसके जरिए हम लोग किस तरह से मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर में आपको थोड़ा सा बताऊं तो टेम्परेचर ये होता है कि आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में दो तरह के मौसम है। मेजर जो मौसम है, एक है सर्दी और एक दूसरी गर्मी है। अगर आपसे कहा जाए कि आप सर्दी और गर्मी को फिजिक्स की ज़बान में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनमें फ़र्क करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर्दियाँ ऐसा मौसम है जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, यानी ठंड बढ़ जाती है। और गर्मियाँ एक ऐसा मौसम है जिसमें हमारे माहौल का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारे माहौल के अंदर गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली मेजर करना है कि किसी भी जगह में कितनी अमाउंट ऑफ हीट है, कितनी गर्माइश है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट को हम लोग टेम्परेचर कह रहे होते हैं। ठीक है, हीट खुद गर्माइश है, और टेम्परेचर का मतलब है उस गर्माइश की मेजरमेंट। ठीक है, तो इस ब्रांच के अंदर हम तो पढ़ते हैं कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि हम लोग हीट को, यानी हीट के सोर्सेज अगर आप डिस्कस करें कि आग एक हीट का बहुत बड़ा सोर्स है, उसके जरिए से हमें गर्माइश मिलती है आग से। सन जो है वो हीट का बहुत बड़ा सोर्स है, सन से हमें गर्माइश मिलती है। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि गर्माइश को जो हमें मिल रही है सूरज से और आग से, इस गर्माइश का एनर्जी से क्या ताल्लुक है, और उस एनर्जी को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मोशन प्रोड्यूस करने में। ठीक है, आपकी जो टर्बाइंस होती हैं, टर्बाइन हीट प्रोडक्शन की, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम लोग हीट को यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जो आपके घर पे लाइट आती है, ये भी आग के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। उसमें क्या होता है, हम लोग ऑयल को जलाते हैं, ऑयल के जलाने से प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उस प्रेशर से टरबाइन चलती हैं, और टरबाइन से करंट पैदा होता है, जो करंट आपके घरों में बिजली पहुंचाता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन किस तरह हो गई कि हम हीट के जरिए बिजली पैदा कर रहे हैं, पहले मोशन पैदा कर रहे हैं और मोशन के जरिए फिर हम लोग एनर्जी हासिल कर रहे हैं बिजली की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में तो बिजली आ रही है, ठीक है। ये जो बिजली है आपके घर में आ रही है, ये बेसिकली अगर आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि जब आप बटन ऑन करते हैं, ठीक है, तो एक करंट या रोशनी जो है आपके स्विच से मूव करती है पंखे की तरफ और फिर पंखा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बेसिकली अंदर जगह में से डीपली देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, जो कि एक जगह से कम, ज्यादा एनर्जी वाली जगह से कम एनर्जी वाली जगह पर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जिससे वो जहां पर जाते हैं वो फिर उस जगह को चलाना शुरू कर देते हैं। अगर वहां मोटर लगी हुई है तो वहां लाइट जब जाएगी उस जगह पर वो मोटर घुमाना शुरू कर देगी। अगर बल्ब लगा हुआ है तो लाइट जब जहाँ जाएगी उस बल्ब की जगह पर तो उस बल्ब को रोशन कर देगी, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर और हमारी चीजों को चला रहे हैं, हमारे पंखों को चला रहे हैं, हमारी लाइट को चला रहे हैं, इसको हम लोग करंट कहते हैं और इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर हम इसकी स्टडी, इन चार्जेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये चार्जेस मोशन में होते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। और ये चार्जेस जब रुके हुए होते हैं, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके क्या बिहेवियर होते हैं, वो सब चीजें हम लोग इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रांच है मैग्नेटिज्म। मकनातीस का लफ्ज सुना है आपने, जो मैग्नेट बचपन में आप लोग खेलते होंगे इससे, कि अभी आप लोहे की चीजों को चिपकाने के लिए, या दो पहले गेम आते थे बड़े, दो ओवल शेप के जिनको हम चिपका के अक्सर खेलते रहते थे, तो दे आर नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। तो इस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि वो मैग्नेट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उन्हें हमारी आसानी के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए। मैं आपको मैग्नेट की एप्लीकेशन बताता हूँ सबसे बड़ी। मैग्नेट हमारी जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके घर में जो पंखे लगे हुए हैं, ठीक है, आप अब तो ये पंखे थोड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो पंखे के अंदर एक मोटर लगी होती है, उस मोटर के अंदर बीच के अंदर तो एक ऐसा एरिया होता था जिसमें हम लोग कॉइल करके एक पार्ट लगा होता था, जो इसमें कॉइलिंग हुई हुई होती थी, तार लिपटी होती थी, और उस तार के चारों तरफ एक मकनातीस लगा होता था, गोल मकनातीस। जैसे ही आप करंट भेजते थे इस मोटर के अंदर, तो बीच वाला हिस्सा भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता था करंट गुजरने की वजह से। और जब ये बीच वाला हिस्सा और चारों तरफ जो मैग्नेट लगा हुआ है इस मोटर के, जब दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करते थे तो आपकी मोटर घूमना शुरू हो जाती थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जो अभी भी मोटर्स के अंदर होती है, मैग्नेट्स में, ठीक है। तो इस ब्रांच के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में। उसके बाद आती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम आपने 8 क्लास में या 7 क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया होगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप जूम करें, जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, कोई पिक्चर है, आपको उसे दूर, काफ़ी दूर है, उसे अगर आपको करीब करके देखना है तो आप जूम का ऑप्शन होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, आप उसे 10x जूम करते हैं। पहले एक पिक्चर, एक चीज़ बहुत दूर है, तो अभी सैमसंग का फ़ोन आया था जिसके अंदर 100x जूम तक का ऑप्शन था, जिसमें आप बहुत दूर की चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। अब क्या करें, आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले लें, उसे आप जूम करते जाएं, लाखों गुना, आप तो 100 गुना जूम करते हैं ना, लाखों गुना जूम कर दें उसे, तो आप देखेंगे आपको एक डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एटम, ठीक है, जो इनडिविजिबल है, उसके बाद हम उसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उस एटम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे असरअंदाज होता है, ठीक है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे ब्रांच है बायोफिजिक्स, ठीक है। बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फिजिक्स को हम लोग कैसे बायोलॉजी और मटेरियल, इन दोनों की एप्लीकेशंस को कैसे मिलाया जाए और इसके ज़रिए से कैसे ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। उसके बाद आ जाती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो रोशनी है, लाइट जो है, उसकी क्या प्रॉपर्टी, वो लाइट असल में क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है।
कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए हमें लाइट को मेजर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो उसके बाद 8th ब्रांच है साउंड। साउंड के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं एकॉस्टिक, ठीक है। जब हम एज अ ब्रांच की बात करें, साउंड को एज अ ब्रांच ऑफ साइंस की फिजिक्स की बात करेंगे, तो हम एकॉस्टिक का वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, एकॉस्टिक में होता क्या है, बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, इसमें पढ़ते हैं आवाज़ के बारे में, ठीक है। आवाज़ क्या है, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आवाज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो किस मीडियम में कैसे ट्रैवल करेगी, कैसा उसका बिहेवियर होगा, पानी के अंदर कैसा होगा, हवा में कैसा होगा, किसी सख्त चीज़ के अंदर अगर आवाज़ गुजरेगी तो क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम आवाज़ की सब चीज़ें पढ़ने के बाद उसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में उसे बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है साउंड की, वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हम आवाज़ के ज़रिए से एक पूरी इमेज बना लेते हैं उस चीज़ की जो हमें सामने नज़र नहीं आ सकती, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। उसकी इमेज हम आवाज़ के ज़रिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। आवाज़ की वेव्स भेजी जाती हैं, टकराती हैं वो उस चीज़ से, टकरा कर वापस आती हैं और हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक पूरी इमेज बन जाती है उस चीज़ की, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, अगली ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि हमने पीछे भी देखी थी एक ब्रांच 6 या 7 नंबर पर, एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें हम एटम के बारे में पढ़ रहे थे, एटम क्या है, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या डिफरेंस क्या है एटम में और न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि एटम के अंदर ही एक पार्ट होता है न्यूक्लियस। एटम के दो मेन पार्ट हैं, एक है उसका आउटर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, और बीच में उसके अंदर एटम में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली दो मजीद पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एक पार्टिकल होता है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है मसलसल, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एटम कह रहे होते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ सेंटर वाले एटम के सेंटर वाले पार्ट के बारे में, ठीक है, कि वो किस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिले हुए हैं आपस में, ठीक है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, अगर हम इसे तोड़ना चाहें इस न्यूक्लियस को, तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसे ब्रेक करने के लिए। और इसके साथ साथ जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। उस एनर्जी को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसके बाद आ जाए अगली ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। अब हमने अभी बात की एटम की, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है, बीच के अंदर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर भी 2 पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। लेकिन इन पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी मजीद छोटे और पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, गेज बोसोन, या एक और पार्टिकल होता है मुझे उसका याद नहीं आ रहा, गिग बोसोन मेरे ख्याल से। तो ये मजीद और छोटे पार्टिकल्स हैं जो इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे हैं, मजीद पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके क्या इफेक्ट्स हैं, इन्हें हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रांच है फिजिक्स की एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के हम लोग पढ़ते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। अब इसमें हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आप देखते हैं कि जो हमारी जो पूरी अर्थ है, ठीक है, हमारी ज़मीन, चांद, सूरज, ठीक है, स्पेस में बाकी स्टार्स जितने भी हैं, गैलेक्सीज हो गई, ठीक है, स्पेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कैसे बनी हैं, ज़मीन या प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारे कैसे बनते हैं, सितारे कैसे तबाह होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये। उसके बाद है प्लाज्मा, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर प्लाज्मा बेसिकली खुद क्या है, प्लाज्मा हम लोग कहते हैं कि जब आप, हमारे पास 3 हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था पिछली बार कि मैटर कहते हैं हम लोग दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जो जिंदा नहीं हैं, जो जिनका कुछ ना कुछ वज़न है, जिसको आप देख सकते हो अपने सामने, उनको फील कर सकते हो, उनका कोई ना कोई वज़न है और वो जगह घेरती हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मज़ीद 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है सॉलिड, जो चीज़ें सख्त हैं बहुत, ठीक है, जो हार्ड चीज़ें जितनी भी नज़र आती हैं आपको वो सब सॉलिड कहलाती है।
उसके बाद सॉलिड के बाद दूसरी स्टेट है मैटर की, दूसरी कैटेगरी है लिक्विड्स की, पानी, जो चीज़ें बहती हैं, ठीक है। तीसरी स्टेट है मैटर की गैस। जितनी भी हवा नज़र आती है आपको, गैसेस नज़र आती हैं, आप जो चूल्हा जलाते हैं तो वो गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसेस कहलाती हैं। तो ये तीसरी स्टेट है मैटर की। लेकिन एक चौथी स्टेट भी है, उस चौथी स्टेट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि हर स्टेट में डिफरेंस क्या है, एक सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में फ़र्क क्या होता है कि सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं, अभी हमने एटम के बारे में पीछे बात की थी, तो वो एटम बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत सख्त होती है। अगर वो एटम थोड़े से दूर हो जाते हैं तो वो पानी बन जाती है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम लोग, इनके जो एटम्स हैं वो थोड़े और दूर हो जाएं तो वो गैस बन जाती है। अब तीसरी में क्या होगा कि अगर ये जो एटम्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स इतनी ज़्यादा इनको एनर्जी दी जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाए इन एटम्स को, और इनके इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो जाएं, इनसे बाहर निकल जाएं और सिर्फ न्यूक्लियस रह जाए, ठीक है, आयंस रह जाएं, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं, और ऐसी गैस बने जिसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए और बाहर निकल गए अपने अपने असल एटम से, तो ऐसी गैस को, आयनाइज्ड गैस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा, तो इस प्लाज्मा के बारे में ही हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे ये कैसे काम करती है, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है इसका, इसकी रेडिएशन कैसे होती है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, सारी सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट ब्रांच है फिजिक्स की, जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं, पूरी अर्थ, इसका इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर जो जितने भी इसका स्ट्रक्चर है, अंदर से कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर, उन लेयर्स का क्या क्या काम है, वो लेयर्स कैसे मूव करती हैं, ठीक है, आपके पहाड़ क्यों कैसे बनते हैं, पानी को कैसे ज़मीन ने होल्ड किया हुआ है, ग्रेविटी क्या है, किस तरह से ज़मीन का जो है, हमारी ज़मीन ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारी सारी चीज़ें ज़मीन के बारे में, जितनी भी ज़मीन के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, या जितनी भी ज़मीन की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं जियो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये था लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को और मेजरमेंट को, ठीक है। दैट विल बी अवर थर्ड टॉपिक। थैंक यू।